देखो, हम लेखांकन को देख रहे थे, उसी लेखांकन में एक और टॉपिक है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, नाम से उसका अर्थ समझ आ रहा है। लेखांकन का अर्थ तो हमको पता ही है कि व्यवसाय में जो भी गतिविधि हो रही है उसकी लेखा पढ़ी करना ही लेखांकन कहला रहा है। अब लेकिन कैसा लेखांकन है? केवल और केवल कॉस्ट से संबंधित। आप जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो उसकी लागत क्या आ रही है, इसके लिए जो लिखा पढ़ी हो रही है इसको कह रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, इसकी परिभाषा एक हेरोल्ड जेम्स ने दी है कि लागत लेखा विधि उत्पाद व्ययों, मतलब उत्पादन में होने वाले व्ययों का इस प्रकार उचित ढंग से वितरण एवं प्रस्तुत करती है जिससे मार्गदर्शक द्वारा उत्पादक अपने व्यापार पर नियंत्रण कर सके। मतलब ले लेके जेम्स, हेरोल्ड जेम्स क्या कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंट एक ऐसी लेखा विधि जिसके माध्यम से उत्पाद पर होने वाले व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है ताकि हमको क्या है, लागत संबंधी खर्चों का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। फिर एक और परिभाषा दी है डब्ल्यू डब्ल्यू बिंग ने। ये क्या कहते हैं? व्ययों का एक ऐसा विश्लेषण व वर्गीकरण की व्यवस्था करता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये खर्चों का एक ऐसा विश्लेषण व वर्गीकरण की व्यवस्था करता है जिससे उत्पादन की विशेष इकाई की कुल लागत का निर्धारण शुद्धता पूर्वक किया जाए। कि आप जो वस्तु उत्पादित कर रहे हो उसकी एक यूनिट की उत्पादन कॉस्ट क्या है, इसका शुद्धता पूर्वक गणना की जाए। साथ ही यह ज्ञात हो सके कि कुल लागत किस प्रकार से बनी है, कि हमारी जो टोटल कॉस्ट बनी है उसमें मजदूरी कितनी दी है, कच्चे माल कितना है, पूरी आपको जानकारी मिल सके। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू बिंग की परिभाषा है, ठीक है ना। फिर हमको इसमें देखना है लागत लेखांकन निकालने की विभिन्न विधियां। लागत लेखांकन की विधियां, लागत लेखांकन की विधियां मतलब आप कॉस्ट किस हिसाब से निकालोगे। अब देखो, ये विधि विभिन्न टाइप की विधि है। आपको अपने संगठन के हिसाब से, आपका संगठन कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप संगठन में वस्तु का उत्पादन कर रहे हो या सेवा का उत्पादन कर रहे हो, वस्तु का उत्पादन भी तो फुटकर वस्तु का कर रहे हो या फिर थोक में बड़ी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको कॉस्ट निकालने की विधि को अपनाना होगा। जैसे पहली एक विधि होती है जिसको कहते हैं इकाई एवं उत्पादन लागत पद्धति। इकाई एवं उत्पादन लागत पद्धति, इकाई एवं उत्पादन लागत पद्धति। अब देखो, इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक यूनिट उत्पादन की लागत निकाली जाती है। जैसे ये पेन बनाने वाली कोई कंपनी होगी, यदि इस इकाई उत्पादन लागत पद्धति का प्रयोग करेगी तो वो देखेगी कि दिन भर में वो भले 1 लाख पेन बना रही, लेकिन वो निकालेगी कि इस एक पेन को उत्पादन करने में मेरे को कितना खर्चा हो रहा है, एक यूनिट उत्पादन। तो इसी को क्या है, एकाकी उत्पादन पद्धति भी कहते हैं। इकाई या एकाकी उत्पादन लागत पद्धति। इस पद्धति द्वारा क्या है, प्रति इकाई लागत की दर से गणना की जाती है कि एक इकाई उत्पादन करने में हमको कितना लागत लग रहा है। दूसरा कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉस्ट, ठेका या जॉब लागत पद्धति। ठेका या जॉब लागत पद्धति। देखो, यदि आपका उत्पादन कार्य कारखाने के बाहर हो रहा है, जब कोई उत्पादन क्या है, कारखाने के बाहर, मतलब क्या है, आप जो उत्पादन कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर नहीं हो रहा, आप रोड बना रहे हो, आप पुल बना रहे हो, आप बांध बना रहे हो, ऐसी कोई जब आप निर्माण कार्य करते हैं तो उसके लिए लागत निकालने के लिए क्या है, ठेका या जॉब लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बस हमको यही देखना है कि किस पद्धति में, मतलब किस टाइप के उत्पादन लागत को किस टाइप की पद्धति से किया जाता है। ये फैक्ट्री के अंदर एक यूनिट का उत्पादन, ये कारखाने के बाहर जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनकी लागत निकालने के लिए किया जाता है। फिर तीसरा कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत। यह प्रक्रिया लागत क्या की जाती है, जब कोई वस्तु का निर्माण अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। वस्तु अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। अनेक प्रक्रिया मतलब क्या है, जैसे कपड़ा निर्माण है, कपड़ा निर्माण में पहले क्या है, धागा बनता है, तो आप रेशम खरीदोगे या कपास खरीदोगे, उस कपास को धोओगे, फिर उसको कूटोगे, फिर उसको जो भी करना होगा, फिर उससे धागा बनेगा, फिर धागे से कपड़ा बनेगा। तो अलग अलग चरण, तो अलग अलग प्रक्रिया हुई ना। तो इसकी वस्तु के लिए जब ऐसी वस्तु की लागत निकाली जाती है तो उसको कहते हैं प्रक्रिया लागत, क्योंकि हर चरण में आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी, तभी तो आपको कॉस्ट को जोड़ के आप लागत निकालोगे।
फिर चौथी होती है एक समूह लागत। समूह लागत, ठीक है ना। समूह लागत क्या होता है? जब वस्तु एक साथ उत्पादित की जाती है, एक साथ उत्पादित की जाती है, तो उस एक साथ उत्पादित होने वाली वस्तुओं की लागत एक साथ निकाली जाती है। मतलब क्या है, अब जैसे बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, अब एक बिस्कुट की लागत निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि भाई 1 किलो बिस्कुट के उत्पादन में इतनी लागत निकली, अब फिर 1 किलो में देखेंगे कितने बिस्कुट बने हैं और फिर उसके आधार पर वो लागत निकालेंगे, वो बात एक अलग है। लेकिन जब क्या है, समूह में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तब क्या है, समूह लागत निकाली जाती है। फिर एक और होती है जिसको कहते हैं सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत, ठीक है ना। सीमांत लागत में क्या है, किसी वस्तु की स्थायी लागत एवं परिवर्तनशील लागत को देखा जाता है। परिवर्तनशील लागत मतलब क्या है कि भाई परमानेंट कॉस्ट कितनी है और समय के साथ कॉस्ट में कितना बदलाव आ रहा है, इसके आधार पर दोनों का कैलकुलेशन करके जो लागत निकाली जाती है उसको कहते हैं सीमांत लागत। फिर एक होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, प्रमाप लागत विधि। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो और आपने पहले से एक एवरेज कॉस्टिंग करके रख ली है कि इस वस्तु के उत्पादन में स्टैंडर्ड रूप से इतना खर्चा आना चाहिए, इससे कम ही रखना है, यदि इसके ज्यादा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस लागत को कहते हैं, मतलब आपने किताब कापी पे गुणा भाग करके एक स्टैंडर्ड निकाला है, उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, प्रमाप लागत विधि, ठीक है ना। तो देखो ये इतनी लागत की विधियां होती हैं, आप अपने बिजनेस के हिसाब से किसी भी लागत विधि का उपयोग करके कॉस्ट की गणना कर सकते हो। फिर इसमें ये तो विधियां हो गई, विधियों के बाद है लागत के तत्व। किस किस चीज को देखा जाता है? लागत के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखो लागत के 3 तत्व होते हैं। आप जो किसी भी वस्तु की कॉस्टिंग निकालते हो तो सामग्री पहला, दूसरा आपका व्यय और तीसरा श्रम, तीन ही रहते हैं। किसी भी वस्तु की लागत निर्धारण करने के लिए तीन ही चीज होते हैं। सामग्री, अब देखो सामग्री से क्या मतलब है, इसको आप कच्चा माल भी कह सकते हो, सामग्री को कच्चा माल भी कह सकते हो। रॉ मटेरियल, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कितनी कॉस्ट है उसको कहेंगे सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब देखो हर चीज के उत्पादन के लिए मटेरियल कॉस्ट अलग अलग हो भाई। जैसे कपड़ा बनाना है तो आपने उसके लिए कपास खरीदा तो कपास आपकी सामग्री हो गई, शुगर फैक्ट्री है तो गन्ना खरीदा तो गन्ना आपकी सामग्री रॉ मटेरियल है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं हम श्रम लागत। श्रम लागत, श्रम लागत का मतलब क्या है, आप मजदूरी दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, ये भी दरअसल क्या है, 2 टाइप की होती है श्रम लागत भी। एक होती है प्रत्यक्ष श्रम लागत और एक होती है अप्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत तो हमको सीधे सीधे देखते हैं कि मजदूर उत्पादन कार्यों में जो लगे हैं उनको हम जो वेतन भत्ते और मजदूरी दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष श्रम लागत है। लेकिन कई लोग क्या है उत्पादन में इनडायरेक्ट रूप से लगे, जो डायरेक्ट उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जैसे एक सुपरवाइजर है वो उत्पादन नहीं कर रहा है लेकिन वो मजदूरों पर नियंत्रण रखे हुए हैं, भले वो उत्पादन में सीधे नहीं लेकिन मजदूरों पर नियंत्रण रखा, तो वो अप्रत्यक्ष। ले दे के श्रम लागत में क्या है, आप कितनी मजदूरी दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब क्या है, श्रम लागत के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। फिर है एक्सपेंडिचर, व्यय। व्यय मतलब समझ रहे कि आपको उत्पादन में अन्य क्या खर्चे हो रहे हैं, जो भी आपको खर्चे हो रहे हैं, आवश्यक खर्चे जो भी हो रहे हैं, मतलब आपने बिजली का बिल दिया है या आपका अन्य कोई खर्चा हुआ है, वो सबको आपको क्या है, आप उसमें श्रम लागत के व्यय के अंतर्गत ले आओगे। मतलब इसके अतिरिक्त सामग्री और वेतन के अतिरिक्त जो भी खर्चा है वो व्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ये लागत के 3 तत्व हो गए। फिर अगला देखना है हमको, लागत के तत्व का मतलब है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर है लागत के अंग, वो एलिमेंट है ये कंपोनेंट है, लागत के अंग याद रखना, वो एलिमेंट है और ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट।
कंपोनेंट कॉस्ट है मतलब क्या है कि लागत निकालने के विभिन्न तरीके या विधियों का उपयोग किया जाता है, उसी को हमको देखना है कि कौन कौन से अंगों का प्रयोग करते हैं अपन लागत निकालते समय। सबसे पहला एक निकालते हैं, इसको कहते हैं मूल लागत। मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है कि किसी वस्तु के उत्पादन में सामग्री कितनी लगी है, श्रम कितना लगा है, उन सबको जोड़ के, मतलब जो अभी अपन ने देखा ना कि सामग्री प्लस श्रम, इस चीज को जोड़ के जो वस्तु की लागत निकलती है उसको मूल लागत कहते हैं वस्तु की। फिर दूसरी एक लागत होती है जिसको कहते हैं कारखाना लागत। कारखाना लागत, कारखाना लागत मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो जो आपकी मूल लागत आई है, मूल लागत, इस मूल लागत में आप कारखाना व्यय को शामिल कर दो। कारखाना व्यय मतलब आपने जो फैक्ट्री स्थापित की है, उस फैक्ट्री स्थापित करने में आपको जो खर्चा हुआ है उसको जोड़ दो, तो आपकी क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर तीसरी है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट। कि देखो यदि हमने उत्पादित वस्तु की कीमत में आपको क्या करना है, केवल कार्यालय के व्यय, कार्यालय प्लस प्रशासनिक व्यय, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या है, उत्पादन लागत मिल जाएगी। फिर एक और लागत होती है जिसको कहते हैं कुल लागत, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, कुल लागत। कुल लागत मतलब क्या है कि उपक्रम में सारी लागत को जोड़ दो। मतलब क्या है, हमने जितनी भी ऊपर लागत जोड़ी ना, इन सबको जोड़ दो कि वस्तु बिक्री के लिए जब तैयार हो, वस्तु बिक्री के लिए जब तक तैयार होने की पहुंच जाए तब तक उस लागत को कहते हैं हम कुल लागत। और अंतिम में आता है पांचवा, सेलिंग प्राइस या बिक्री लागत। बिक्री लागत, आप बिक्री लागत में क्या है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में अपना लाभ भी जोड़ दो कि भाई किसी वस्तु की समस्त लागत को अपन ने जोड़ दिया, 100 रुपए आई और आपने जोड़ दिया कि 10% मेरे को लाभ चाहिए, तो उस वस्तु की बिक्री लागत हो जाएगी 110 रुपए। ठीक है ना। तो ये इतने प्रकार की क्या है लागत होती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार की लागतें होती हैं जो डायरेक्ट तो संबंधित नहीं है लागत के अंगों के अंतर्गत इतना ही है, लेकिन कुछ और भी अन्य प्रकार की लागतें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे होती है काम बंद लागत। काम बंद लागत, काम बंद लागत, शट डाउन कॉस्ट। भाई आपके उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के दौरान मजदूरों ने हड़ताल कर दी, काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो रुक गया, लेकिन आपके खर्चे लगातार हो ही रहे हैं। भले आप उनको वेतन मत दो, लेकिन आप जगह का किराया तो दे ही रहे हो, क्योंकि अब यदि अभी काम नहीं होगा तो ये क्या है, डे एक्सटेंड होगा, तो आपकी लागत बढ़ रही है ना। आप मजदूर भले काम करें, लाइट चली गई, अब बिजली नहीं है, बिजली नहीं तो मशीन बंद है, अब मशीन बंद है, मजदूर तो बैठा है, उसको तो दिन भर का आपको मजदूरी देनी है, तो आपकी लागत बढ़ रही ना। तो काम बंद होने के कारण, शट डाउन होने के कारण जो आपकी लागत बढ़ती है उसको काम बंद लागत कहते हैं। फिर दूसरी होती है डूबी लागत। डूबी लागत, ठीक है ना भाई। ऐसी लागत जिसकी वसूली ना हो सके, ऐसी लागत जिसकी वसूली ना हो सके। ठीक है ना, मतलब डूब गया आपका वो, आपका जो पैसा आपने मशीन लाया था वो मशीन खराब हो गई, चल चल के खराब हो गया, जो भी हो गया, आपका पैसा वो डूब गया, उसको कह रहे हैं वसूली या डूबी लागत। तीसरी होती है अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या है कि आपने अपने व्यवसाय में कोई संपत्ति खरीदी, उस संपत्ति से आप उत्पादन कर रहे हो,
लेकिन उस संपत्ति का उपयोग किसी और काम में हो गया। जैसे आपने एक ट्रक खरीदा था अपने सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जब वो ट्रक वहां बाजार से आपकी फैक्ट्री तक आ रहा था, खाली आ रहा था, उसको रास्ते में भाड़ा मिल गया, पैसा हो गया ना, अतिरिक्त आय हो गई, तो वो है आपकी अवसर लागत। अचानक से जो अतिरिक्त जगह से आय हो गई उसको कह रहे हैं अवसर लागत। फिर एक होती है जेब से बाहर की लागत। जेब से बाहर की लागत, जेब से बाहर की लागत। देखो ऐसी लागत जिसका बाहर के लोगों को भुगतान किया जाता है, भुगतान बाहर के लोगों को। मतलब आपने फैक्ट्री में उत्पादन कर रहा था, लेकिन आपको कोई ऐसी वस्तु की जरूरत पड़ी जिसको आपको बाहर से परचेस करना पड़ रहा, तो वो बाहर भुगतान होगा, उसको कह रहे हैं जेब से बाहर की लागत। पांचवा एक होती है आरोपित लागत। आरोपित लागत। ये आरोपित लागत क्या है? एक परिकल्पित लागत है। परिकल्पित लागत मतलब आपने अंदाजा लगा लिया है कि इस वस्तु के उत्पादन में इतना खर्चा होता है, अब आप उसका उत्पादन कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि उतना ही खर्चा होना चाहिए, मतलब उसकी यथार्थ से तुलना करते हो, तो वही कहलाती है आरोपित लागत। फिर एक और होती है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन लागत। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है ना। प्रतिस्थापित लागत क्या है कि बाजार से क्रय की गई प्रतिस्थापित सामग्री, मतलब क्या है, आपका मशीन लगी थी, पुरानी हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपने मार्केट से खरीद के नई मशीन लाई, तो पुरानी मशीन को प्रतिस्थापित किया, तो वही कहलाएगी आपकी क्या? प्रतिस्थापित लागत। ठीक है। फिर एक और होती है, ये पहले ही अभी बताया था, मानक लागत, स्टैंडर्ड, अभी पढ़ लिया अपन ने कि भाई स्टैंडर्ड होता है आपका आदर्श लागत, इसको कह सकते हैं कि सही स्थिति में यदि उत्पादन होगा तो किसी वस्तु में इतनी लागत होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये मानक लागत कहलाती है। अब देखो इस मानक, ये जो लागत है, इस लागत को कम करना ही मेन है। अब भाई आपको मार्केट में कंपटीशन करना है, कंपटीशन के लिए जरूरी क्या है? वस्तु अच्छी हो और सस्ती हो। अब वस्तु अच्छी है और सस्ती बनाना है, तो सस्ती बनाने के लिए क्या करोगे कि वस्तु की कॉस्ट को कम करो। तो अब ये देखा जाएगा कि कहां कहां से वस्तु की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो हम क्या है, अपनी सामग्री लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सामग्री लागत, या आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो, लागत को कम करने के तरीके। कम करने के तरीके, किन तरीकों से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं? देखो क्वालिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी प्रभावित होना फिर कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम क्या है, अपने दिमाग लगा के लागत को कम करेंगे, कुछ ऐसे तिकड़म बजाएंगे। इसमें सबसे पहली होती है एक तकनीक जिसको कहते हैं बजटीय तकनीक। बजटीय तकनीक, बजटीय तकनीक। देखो बजटीय तकनीक क्या होती है भाई? बजट, हर चीज के लिए एक बजट तय कर दिया जाएगा। भाई जैसे अलग अलग चरणों में वस्तु का उत्पादन हो, तो बोल देंगे भैया क्रय माल वस्तु को परचेस करने के लिए हमको इतना ही पैसा देंगे, हम तुमको इसी पैसे में खरीद के लाओ। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कॉस्ट फिक्स कर देंगे, मजदूरी भी बोल देंगे कि इतना ही मजदूरी के रूप में वेतन देंगे। तो आप पहले से क्या है, प्रत्येक चीज की बजटरी एलोकेशन कर दो, उसको फिक्स कर दो, इसको कहते हैं हम बजटरी तकनीक। ठीक है। दूसरा होता है सामग्री नियंत्रण की आवासा प्रणाली। आवासा प्रणाली, इसको एबीसी सिस्टम भी कहते हैं। एबीसी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि आपके भंडारण में या गोदाम में जो भी सामग्री रखी हुई है, आपके भंडारण में जो भी सामग्री रखी हुई है, उसमें क्या है, जो महंगी सामग्री है, महंगी सामग्री या कीमती वस्तु हैं, और जो सस्ती वस्तु हैं, इन दोनों पे व्यय को अलग अलग करोगे।
मतलब कीमती वस्तु के भंडारण पे आप अधिक खर्चा करो और कम कीमती वस्तु के भंडारण पर कम खर्चा करो। सब पे ऐसा नहीं कि गोदाम में सबको एक सा भर दिया। भाई जो वस्तु खराब हो सकती है उसको अच्छे से रखो, संभाल के रखो, महंगी है वो यदि खराब हो जाएगी तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आवास प्रणाली, मतलब आप जो वस्तु का उत्पादन किया भंडारण से संबंधित है, उन भंडारणों में सेग्रीगेशन किया जाएगा कि कीमती वस्तु को भंडारण पर ज्यादा खर्च करेंगे और सस्ती वस्तु के भंडारण पर कम खर्च करेंगे। ठीक है ना। फिर तीसरी होती है मितव्ययी आदेश मात्रा। मितव्ययी आदेश मात्रा, मितव्ययी आदेश मात्रा। देखो मितव्ययी आदेश मात्रा का मतलब यह है कि देखो हमने बजटीय तकनीक में बोल दिया था कि हर चीज के लिए चीज फिक्स कर दी, लेकिन यहां पर मितव्ययिता की बात की जा रही है। मितव्ययिता का मतलब क्या है, देखो यहां पर यह देखा नहीं जाएगा कि कितना खरीदना है, कितना खरीदना है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो यहां पे फिक्स कर दिया। यहां पर यह देखा जाएगा कि एक बार में कितना खरीदना है, एक बार में कितना खरीदना है। भाई परचेस कर रहे हैं तो आपने लिमिट फिक्स कर दी कि इतने का परचेस करना, लेकिन कितना परचेस करना, भाई आपके पास भंडारण की जगह है या नहीं है। आप ज्यादा परचेस कर लोगे सामग्री खराब होगी, तो मितव्ययिता लाना है हमको। तो मितव्ययिता लाएंगे तो क्या होगा कि हम उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को खरीदेंगे, तो यह कहलाती है मितव्ययिता आदेश मात्रा। फिर है सामग्री की सीमाओं व स्तरों का निर्धारण। यह भी सामग्री लागत की कम करने की एक तकनीक है, जिसको क्या कह रहे हैं, चौथा तकनीक है सामग्री की सीमाओं, सामग्री की सीमाओं व स्तरों का निर्धारण, स्तरों का निर्धारण, सामग्री की सीमाओं व स्तरों का निर्धारण। अब देखो आपके गोदाम में कितना सामान रखा है, भंडारण में कितना सामान रखा है, उसको देखते हुए आप वस्तु मतलब कच्चा माल खरीदोगे। भाई पहले यह देखा जाए कि आपका पहले का जो खरीदा था वो स्टॉक कितना बचा हुआ है, तब तो आप नया ऑर्डर दोगे ना, तभी तो आप मितव्ययिता बनी रहेगी। तो क्या है कि एक लिमिट तय कर रहे हैं कि गोदाम में देख के आओ कितना सामान रखा है, इतना रखा है तो भैया उतना कम करके फिर ऑर्डर करोगे, तो वही कहलाएगी सामग्री की सीमाओं का निर्धारण। फिर है निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली, पांचवी विधि है निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली, इसके अंतर्गत क्या होता है कि निरंतर उपयोग होने वाली सामग्री की एक सूची बनाई जाती है कि भाई ये तो हमको क्या है डेली उपयोग में होना ही है, डेली उपयोग में होना है तो उसकी ज्यादा खरीदी की जाएगी, तो ये कहलाती है निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली। फिर एक और तकनीक होती है जिसको कहते हैं बिन कार्ड, छठवीं तकनीक है बिन कार्ड। बिन कार्ड का मतलब यह है कि हम इसके अंतर्गत यह देखते हैं कि एक निश्चित समय में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में खरीदी गई, कितनी मात्रा में बेची गई और कितना माल बचा हुआ है, इस सब का जो विवरण होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जब रखा जाता है तो उसको कहते हैं बिन कार्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है उसको कहते हैं बिन कार्ड। तो देखो ये सामग्री लागत को कम करने के विभिन्न तरीके हैं कि आप बिना क्वालिटी से समझौता किए हुए सामग्री लागत को कम करो। ठीक है ना। अब एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत। ठीक है ना। बेचे गए माल की लागत का मतलब क्या है कि आप जो भी वस्तु बेच रहे हो उस बेचने के दौरान आपको कितनी लागत उसमें शामिल की गई है, मतलब आपने पैसा कितना लगाया, फिर आपको मटेरियल कॉस्ट करने में कितना पैसा खर्च किया, आपने लेबर कितना दिया, आपने टैक्स कितना दिया, आपको ट्रांसपोर्टेशन कितना लिखा और अंत में आपके पास जो बचा, तो वही है आपके बेचे गए माल की लागत। अब देखो जो बेचा गया माल है
जो बेचे गए माल की गणना है वो अलग अलग तरीकों से करते हैं। एक तरीका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको कहते हैं फीफो विधि। फीफो विधि मतलब देखो आपको ये नाम से क्वेश्चन आएगा, फीफो विधि क्या होती है। फीफो विधि मतलब क्या है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो वस्तु आपने पहले खरीदी है उसको पहले बेचो। पहले खरीदी, जो फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट होगी, पहले बेचो। जो वस्तु भाई, जो सामान आपने पहले लाया है उसको पहले बेचो, जो अभी या बाद में आया है उसको बाद में बेचेंगे। ये कहलाती है फीफो विधि, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर एक कहलाती है लीफो विधि। लीफो, LIFO, लीफो इसका अपोजिट है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो चीज बाद में आई है, जो गोदाम में रखी उसको बाद में बेचेंगे, जो चीज बाद में आई है पहले बेचो, और जो पहले की पड़ी हुई है उसको बाद में बेचेंगे। मतलब इसका अपोजिट है, फीफो के अपोजिट लीफो विधि होती है। फिर एक और होती है, इसको कहते हैं हीफो। हीफो विधि, हीफो विधि क्या है, हाईएस्ट इन आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या कह रहे हैं, अधिक कीमत का सामान पहले, महंगा सामान पहले बेचो। अधिक कीमत का कोई सामान है उसको पहले बेचो। जैसे पिछले महीने कोई वस्तु आई थी उसकी लागत 100 रुपए थी, वही वस्तु इस महीने आई तो उसकी कीमत 150 रुपए हो गई। तो ये क्या कह रहा है हीफो विधि कि 150 वाली वस्तु को पहले बेचो, जो सस्ती उसको अपने पास रखे रहने दो। और फिर इसके बाद एक और होती है, इसको कहते हैं औसत लागत विधि। औसत लागत विधि, औसत लागत विधि में क्या है कि आप एवरेज निकालते हो, पहले का सामान अभी का सामान, उसका एक एवरेज निकाल के फिर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है ना। तो ये एवरेज कॉस्ट विधि कहलाती है। तो देखो ये बेचे गए माल की लागत में आपको फीफो विधि, लीफो विधि और हीफो विधि तीनों को याद रखना, और एवरेज कॉस्ट तो पूछेगा नहीं, ये फीफो, हीफो और लीफो ही पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट अकाउंट में आपको इतना ही है।